दिवेंदु बोस आज 2 साल के बाद अपने घर जा रहे थे। वो 2 साल तक मुंबई के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में पढ़ रहे थे और आखिरकार कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आज 2 साल वो पश्चिम बंगाल के परगना में भूखलनली नाम के पैतृक गांव जा रहे थे। लेकिन वो अकेले नहीं जा रहे थे, उनके साथ उनकी प्रेमिका रश्मि भी उनके साथ जा रहे थे, जो बंगाल के कोलकाता शहर में रहते थे। क्योंकि वो एक ही विश्वविद्यालय में एक ही विषय में पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। इसके कुछ समय बाद दोनों ने अपने अपने घर पर बात की और शुरू में कुछ हिचकिचाहट तो हुई, लेकिन आखिरकार सब लोग मान गए और दोनों के माता पिता शादी के लिए खुश थे। लेकिन दोनों बहुत सारा पैसा खर्च करने के बजाय घर पर ही छोटी सी शादी करना चाहते थे। लेकिन जब वो पिछली बार मुंबई गए थे तो सिर्फ शादीशुदा जोड़ों के साथ ही रहने के लिए जगह मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने आमंत्रित किए परिवार के सदस्यों ने उस समय मुंबई के छोटे से हॉल में बुकिंग की और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही शादी समारोह में शामिल हुए। लेकिन वास्तव में ये प्रेम विवाह था, इसलिए प्रेम विवाह कहा। दिवेंदु और रश्मि ने मुंबई से कोलकाता के लिए उड़ान भरी, जहां वो दोनों के लिए रश्मि के माता पिता के घर पर रुके। जिसके बाद उन्होंने वहां से भूखलनली गांव के लिए बस ली और वो अपने घर चले गए। घर जाने पर सभी ने नए दुल्हन का बड़े धूमधाम से स्वागत किया। दिवेंदु के परिवार ने अपने गांव में एक भव्य समारोह भी आयोजित किया, जहां उन्होंने शादी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया। जिन लोगों को शादी में नहीं बुला पाए थे उन सबको आमंत्रित किया और 9 जोड़ों को आशीर्वाद दिया, जिसे एक प्रकार की पार्टी कहा जा सकता है। उसके बाद पुरुष मंडली आपस में जाम पे जाम लगाने लगे और गपशप करने लगे। वहीं महिलाएं भी एकत्रित होकर अपने पति और घर के बारे में बात करने लगी। जब दिवेंदु अपने दोस्तों के साथ छत पर पार्टी करने लगा तो रश्मि अपनी ननद और आसपास की लड़कियों से बात कर रहे थे और वो आपस में मजाक भी कर रहे थे। पूरी रात बीत गई और अगली सुबह सब लोग बहुत थके थे, तो उस दिन सबने आराम किया और फिर 2 दिन शादी के बाद की दूसरी रस्मों और रीति रिवाजों को निभाने के लिए बीत गए। फिर वो दोनों कुल देवी के मंदिर में जाते हैं और पारिवारिक अनुष्ठान पूरा करते हैं और फिर उन्हें परिवार में कुल में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। और ऐसा करने में 2 से 3 सप्ताह बीत गए। इसी कारण दोनों पति पत्नी को साथ में वक्त ही नहीं मिला। आखिर में वो समय आया जब कमरा और बिस्तर सजाया गया और वो एक विशेष रात होने वाली थी, क्योंकि वो इस रात में अपनी नई दुनिया की शुरुआत करने जा रहे थे। इसलिए जब दिवेंदु रात को अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर अपनी पत्नी के पास बैठ गया, जो अपने दूल्हे की इंतज़ार कर रहे थे। वो प्यार से पैर उठाकर बैठे हुए थे और उसका हाथ उसके सिर पर टिका हुआ था और अपना चेहरा अपनी घूंघट में उसने छुपाया हुआ था। तो उसके पति ने चेहरा देखने के लिए मुंह ऊपर उठाया। उसने अपनी बीवी का मुंह उठाकर देखा तो दिवेंदु जोर से चिल्लाया और दूर जाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। रश्मि का चेहरा बदल गया था। लग रहा था कि आंखें गायब हो गई हैं, होठ सूजे हुए थे, चमड़ी जलकर काली पड़ गई थी, दांत लंबे थे, मांस के रेशे बाहर टपके हुए थे, शरीर पर जगह जगह सूखा और बहुत ही दुर्गंधजनक खून था और शरीर पर बड़े बड़े फोफले थे, जिनमें से कई फटे और रिस रहे थे।
और हाथ में बंगाल की संस्कृत और रीति रिवाजों से जुड़ी चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो केवल बंगाल में विवाहित महिलाओं द्वारा ही पहनी जाती है। उसके बहुत बड़े नाखून थे, हर नाखून लगभग 3 इंच लंबे थे और नुकीले। जब वो उठकर चलने लगी तो उसकी साड़ी के बीच से उसके पैर नजर आए। उसके पैर उल्टे थे। वो दिवेंदु के पास जा रहे थे और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, और दिवेंदु की तो जैसे हालत ही खराब हो चुकी थी। उसकी चीख सुनकर उसके घर के सारे घर वाले दौड़कर उसके कमरे के पास आ गए। वो सब उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन अंदर से दिवेंदु सिर्फ बचाओ बचाओ ही चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर दिवेंदु के अन्य भाइयों ने ज़ोर से धक्का दिया और दरवाजे को बहुत ज़ोर से धक्का देने पर कब्जा टूटा और दरवाज़ा खुल गया। अपनी सुंदर बहू का ऐसा भूतिया नज़ारा देखकर सभी डर गए और अचानक आपस में एक दूसरे से टकराने लगे और एक दो तो ज़मीन पर ही गिर पड़े। किसी तरह उन्होंने दिवेंदु का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाला और वो सब भी बाहर आ गए और उसकी भूतहा पत्नी उसे कमरे के अंदर ही बंद करके कुंडी लगा दिया गया। इस संबंध में उन्होंने तुरंत कोलकाता रश्मि के घर वालों को फ़ोन किया। सारी बात कहने के बाद वो भी परेशान हो गए और अगले दिन ही वहाँ पर आ गए और अपनी बेटी की हालत देखकर हैरान रह गए। इसलिए उन्होंने कई जगहों पर जाकर इसे दिखाया, कई डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन डॉक्टर्स रश्मि की हालत ठीक नहीं कर पाए। तो उन्होंने ज्ञानी तांत्रिक, साधुओं, पंडितों, पुजारियों के पास भी उसे ले गए, लेकिन किसी का भी निदान नहीं हुआ। अंत में एक ज्ञानी जो कि घर के पास से ही गुजर रहे थे, वो एकदम से ठिठक कर रुक गए और फिर बोले, कोई दिक्कत है क्या? मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नकारात्मक शक्ति का महसूस हुआ, कोई बात है क्या? ये सुनकर घर के सभी लोग चौकन्ना हो गए और फिर उन्होंने उन साधु बाबा को पूरी बात बताई। तो उन साधु बाबा ने पहले तो रश्मि की हालत देखी और फिर कहा, देखो ये ठीक तो हो जाएगा, मगर हवन करना पड़ेगा, 2 या 3 घंटे का इंतज़ाम होगा। हवन की सारी सामग्री की आहुति दी और मंत्रों का जाप किया ताकि रश्मि अपने भयानक रूप से वापस आ जाए। थोड़ी ही देर में रश्मि का चेहरा पूरी तरह से बदलने लगा। वो अजीब तरह से चिल्लाने लगी और फिर आखिर में जो सब लोगों ने देखा वो देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। उसका मुंह खुला और फिर रश्मि के मुंह से एक काला सा धुआं बाहर निकला। ऐसा होते ही रश्मि तुरंत ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से अच्छा हो चुका था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ, जिसके बाद पुजारी ने बताया कि आखिर हुआ क्या था। आज से लगभग 80 साल पहले एक लड़की इस गांव में रहते थे। वो बचपन से ही एक आदमी से प्यार करते थे जो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वो उसकी याद में तड़पती रही। देखते ही देखते बचपन से उसने जवानी में कदम रखा। उसका रूप तेजी से खिल उठा और वो अपनी प्रेमी की प्रतीक्षा करती रही। मगर जब वो लड़का वापस लौटा तो उसने शादी कर ली थी। ये देखकर लड़की का दिल टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि तभी से उसकी आत्मा इस गांव में भटकती रहती है। मगर उस लड़की की आत्मा ने रश्मि को ही क्यों चुना, ये कोई नहीं जानता।
तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो दिन एक ठंडी की सर्दियों की रात थी। दूर के गांव में रात में एक बाउल संप्रदाय का गीत उत्सव था। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत उत्सव में और भी भीड़ बढ़ती गई। प्रसिद्ध बाउल कलाकार आते थे और प्रदर्शन करते थे। उस समय हम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। जब भी दूर के गांव में कोई भी कार्यक्रम होता तो हम समूह में दौड़ते थे। घर भले ही जाने से मना करे, मगर मैं गीत या फिर किसी के लिए भी चुपके से चला जाता था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। मैंने अभी अभी खेल कर घर वापस आया था और मुंह हाथ धो लिया, दिया जलाया, फिर अपने कमरे की खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। खिड़की थोड़ी सी बंद थी। चांदनी रात की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की से देखने पर दूर से चाचा के मिट्टी के घरों के छत की ओर देखा जा सकता था। हमारे घर के पास खिड़की के सामने कमारंग का पेड़ है। 12 महीनों का पेड़, साल भर पका कामरंगा फल। वात्सव में हमारे घर के कामरंगा पेड़ों पर ही मिलता था। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और सब कुछ मुखस्त करने की कोशिश कर रहा था। जब मुखस्त करना लगभग ख़त्म हो गया तो मैंने खिड़की की ओर देखा कि कोई लंबे हाथ से मेरी ओर इशारा कर रहा है। उंगलियां लंबी और पतली थी। पतली उंगलियां गलत इरादे के साथ मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मैं चिल्लाया नहीं, डर के मारे बिस्तर से कूद गया और दरवाजे के पास छिपने की कोशिश करने लगा और देखने की कोशिश करने लगा कि ये किसका हाथ है। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये एक इंसानी हाथ है, क्योंकि वो हाथ मांस और हड्डी का है। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का लड़का रघु का हाथ है। मैं तो डर ही गया था, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने रघु का हाथ खींचा और उसे हल्का सा मरोड़ दिया, फिर एक गाली भी दिया। रघु फुसफुसा कर कहा, अबे हाथ छोड़, मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? चल, बाउल गीत सुने नहीं जाएगा? हम सब तैयार हैं, घर से खाकर जाएंगे। तू क्या पढ़ता रहता है? हमें क्या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है? हम भी पढ़ेंगे, मगर बाद में। चल, सब लोग स्कूल के बिल्डिंग के पीछे रसोई घर के पास तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी आना, मैं तुझे बुलाने नहीं आ सकता। ठीक है, कहकर मैंने रघु को भगा दिया और गुनगुनाते हुए बिस्तर पर वापस आ गया और पढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ को रात का खाना लाने के लिए बुलाया। माँ 8 रोटियाँ और एक कटोरी खजूर गुड़ पढ़ने की जगह पर दे गई। मैं भी रोटियों को निगलता गया। चादर ओढ़कर अपनी किताबें पैक की और रात में अपने पिता को छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया। मैं शॉर्टकट लेकर चाचा जी के आंगन से आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने चाचा के छत पर नज़र डाली और देखा कि कोई उनके छत पर सफ़ेद चादर लपेट कर बैठा है। निस्तब्ध रात में कोहरा छा रहा था। नीम के पेड़ों से जमा हुआ ओस टपकता है। सफ़ेद चादर ओढ़ने वालों को देखकर मैं एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था। वापस भी नहीं जा सकता। मैं बस उस सफ़ेद रंग को देखे ही जा रहा था जो उस छत पर बैठा था। खतरा सर पर मंडरा रहा था। हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक लोमड़ी आई और मेरे पीछे से भागी। मैं तो उस समय बहुत डर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस के बिल्लू अंकल ने नन्हे मुन्नों को दोपहर में सड़क पर एक पागल लोमड़ी ने काट लिया था। चाचा के घर के पीछे इमली के पेड़ से एक बड़ा उल्लू उड़ गया और सफ़ेद चादर वाले से लिपटकर मेरी ओर लपका। मैं इस भयानक युद्ध को देखकर तेंदुए की तरह भागने लगा।
जहां दिल चाहा उधर ही भागा। उस सफ़ेद चादर के साथ उधर फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उतनी ही देर में मैं स्कूल के पीछे रसोई घर के पास पहुंच गया, अपने दोस्तों के उधर। मुझे हाँफते हुए देखकर सारे दोस्त चौंक गए। सब कोई पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ, मैं हाँफ क्यों रहा हूँ। मैंने सबको सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर चाचा का बेटा सिमुल हंस पड़ा। मैं हैरान था। उसने हंसना बंद किया और कहा, अबे गधे, क्या तुम दिन में अपने माथे पर आंख रख कर आते हो मेरे घर? तुम नहीं जानते, हमारे छत पर एक बड़ा सा कद्दू था। शायद उस कद्दू के पास कोई चूहा था और उल्लू चूहे को पकड़ने आया और उस कद्दू पर बैठकर नीचे गिर गया। सच में तू उल्लू है। मैं अपने आप पर हंसने लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर डर गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रहे थे। खैर, उस दिन हम समूह में बाउल गीत सुनने गए। जब हम पहुँचे तो भीड़ बहुत ही बड़ी हुई थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम किसी तरह अंदर जाकर बैठ गए। हमने काफ़ी देर तक बाउल गीत सुना। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत की धुन और भी बढ़ती चली गई। कोई भी शो छोड़ना नहीं चाहता था। मीठी रात की तरह एक समूह गाना गाकर मंच छोड़ देता तो दूसरा समूह मंच पर आकर लोगों के मन को दीवाना बना देता। ऐसे ही समय पर हम पर किसी ने टॉर्च मारा। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। इशारे का मतलब था कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हम सब पापा के इशारे को समझ गए और एक तरह की मजबूरी में गीत के दरबार से बाहर आ गए। अब घर जाने का समय हो गया था। सब चुपचाप घर लौट रहे थे। पापा सामने टॉर्च लाइट चलाते हुए और हम पीछे पीछे बढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी रात बहुत हो गई है, ज्योत्सना ख़त्म हो गया है, अंधेरा पास आ रहा है। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच में बैठा था। बाहर आने पर मैं हड्डी कँपाने वाली ठंड महसूस कर रहा हूँ। नाक से पानी टपक रहा था। सबकी एक ही हालत थी। बाबा बहुत ही ज्ञान देते रहते हैं। बहुत दूर जाने के बाद हम स्कूल के पीछे की रसोई के घर के पीछे आ गए। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा सा भी चलेंगे तो हम अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। फिर दूसरे दोस्तों के घर भी नज़दीक ही होंगे। पापा एकाएक करके सबको छोड़कर घर लौटेंगे। तब भी स्कूल के हॉस्टल के किचन में आग को जलता हुआ देख हम दंग रह गए। मैंने अपने पापा से कहा, जब हम बाउल गीत सुनने जा रहे थे इसी रास्ते से, तब भी ये आग जल ही रही थी और अब भी चल रही है। पापा हैरान रह गए और बोले, जब मैं गया तब तो कुछ नहीं था, आग नहीं थी। तुम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं खिड़की से देखता हूँ। मेरे लौटने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। रसोई की खिड़की के गैप पर नज़र रखते ही पापा की आंखें बड़ी होने लगी। पिताजी ने खिड़की के पास जाकर देखा, एक बड़े बर्तन में चावल को उबलते हुए, और चावल के झाग का रंग लाल था, बिल्कुल खून की तरह। एक बूढ़ी औरत पिताजी की तरफ पीठ करके एक बड़ी मिट्टी की भट्टी जला रहे थे। वो औरत शांत थी। वो ज़मीन पर लाथी मार कर बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड में जलती भट्टी। पिताजी एक बहादुर आदमी थे। पुराने दिनों की खिड़की। पिताजी ने खिड़की को हिलाया और थोड़ा बेहतर देखने के लिए चले गए। अचानक एक धमाके के साथ खिड़की खुली और नीचे गिर गई। पिताजी खिड़की को पकड़ेंगे या गिरने देंगे वो सोचने लगे। झुकते हुए उन्होंने फिर ऊपर देखा और बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। बुढ़िया ने विपरीत दरवाजे की ओर देखा। बुढ़िया दरवाजे की ओर चली गई और बिना दरवाज़ा खोले गायब हो गई। बुढ़िया के जाते ही पिताजी को थोड़ा अजीब सा डर लगा। पिताजी एक कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ते हुए
अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। और ये क्या, चूल्हे को देखकर पिताजी फिर से हैरान हो गए। लंबी हड्डियाँ, खोपड़ी और कंकालों का उपयोग चूल्हे को जलाने में किया गया था। खून से रंगा हुआ चावल एक बड़े बर्तन में उबल रहे थे। 2 कटे हुए इंसानी सिर दूर कोने में पड़े थे। हम अब भी दूर अंधेरे में खड़े थे। सर्दी की हवा हमारे कान उड़ा रही थी। तभी अचानक ही हमने देखा कि रसोई में रोशनी बंद हो गई। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च जलाकर बाहर निकले और हम सबसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। हम सब भी पिताजी के साथ जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। मेरी तो नहीं थी, शायद और कोई भी नहीं सोया होगा। सुबह होते ही पिताजी और मोहल्ले के लोग स्कूल की रसोई घर को देखने गए तो वहाँ पर जो हालत थी वो सब देखकर सब लोग जैसे डर से कांपने लगे। खिड़की वैसी की वैसी ही थी, पहले जैसी नीचे गिरी हुई नहीं। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि चावल का बर्तन अब भी खून से लथपथ है। कमरे के एक कोने में 2 कटे हुए सिर पड़े हैं। वो सिर किसके हैं ये किसी को नहीं मालूम। दबाव रक्त पूरे कमरे में फैला गया था। हॉस्टल की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने बदला लिया। मगर आज तक किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो सब क्या था और वो बदला किससे लिया, किसने लिया, ये किसी को भी नहीं पता।